नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कृष्णचंद्र की लिखी कहानी 100 रुपये। मैंने 100 रुपये का काम किया था। मुझे 100 रुपये मिलने चाहिए, इसलिए मैंने सेठ से बात की। सेठ ने कहा 16 तारीख को आना। मैं 16 तारीख को गया। सेठ वहाँ नहीं था। उसका बुड्ढा मैनेजर, जिसका सर एकदम साफ था और जिसका एक दांत बाहर निकला हुआ था और जो अपने असिस्टेंट को किसी गलती पर डांट रहा था, मुझसे बड़ी शफकत से कहने लगा, तुमने 100 रुपये का काम किया है, तुमको बराबर 100 रुपये मिलेंगे, मगर सेठ यहाँ पर नहीं है, कल आना। मैंने पूछा, सेठ कल भी यहाँ नहीं हुआ तो? मैनेजर बोला, तो मैं इंतज़ाम करके रखूँगा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा। मैंने दफ्तर से बाहर निकलकर सकीली मसाला और हरी पत्ती वाला पान खाया। 2 पैसे में देसी काला कांडी और ठंडी वाला पान भी खा सकता था, और मुलेठी, लाल मसाला वाला पान भी, और बनारसी छोटा पत्ता, गीली डली और इलायची वाला पान या मोहिनी तंबाकू वाला। मगर मैंने सिर्फ पूना पत्ता सकीली मसाला और हरी पत्ती वाला ही खाया, क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही थी और मेरी जेब में सिर्फ 1.5-2 आने थे। और ये पान जो मैंने खाया काफ़ी मोटा है और देर तक मुंह में रहता है। फिर मैं 1 आने का ट्राम का टिकट लेकर और ट्राम में बैठकर मैंने जोर से सेठ की बिल्डिंग की तरफ थूक दिया। दूसरे दिन सेठ वहाँ नहीं था। उसके मैनेजर ने कहा, सेठ आज भी यहाँ नहीं है और फिर तुम्हारे हिसाब में कुछ गलती भी है। मुझे गुस्सा आया। मैं हिसाब कर चुका था, मैनेजर उसे 10 बार चेक कर चुका था, फिर भी कहीं गलती निकल आती है। मगर मैं कुछ ना कह सका, क्योंकि मैनेजर का लहजा बहुत नरम था और इसका हर फिक्रा रेशम में लिपटा हुआ था। इसलिए मैंने भी नरमी से कहा, मेरा हिसाब तो बहुत साफ है। इतना कहकर मैंने अपनी खाकी पतलून की जेब से एक मैला पुर्जा निकाला और मैनेजर के साथ 11वें दफा तफसीलात चेक करने बैठ गया। इतने पैसे रेगमाल फेरने के, इतने पैसे रोगन के, इतने पैसे मजदूरी के। रेगमाल और रोगन की रसीदें मेरे पास थी। मजदूरी पहले से तय हो चुकी थी। सेठ का फर्नीचर मेरी मेहनत से जगमग जगमग कर रहा था। मैनेजर ने कहा, हाँ हिसाब तो ठीक है। अच्छा कल आना। हाँ कल ज़रूर, मैनेजर ने अपनी टाँट को सहलाते हुए कहा। बाहर आकर मैंने 2 पैसे का पान भी नहीं खाया, 1 आने का ट्राम का टिकट भी नहीं लिया और फिरोज शाह महित रोड से साइन तक पैदल गया। मगर दूसरे दिन मैं फिर सेठ के दफ्तर गया। आज दफ्तर में सेठ मौजूद नहीं था। मैनेजर भी गायब था। मैनेजर का असिस्टेंट चुंधियाई हुई आंखों से एक सिंगल चाय अपने सामने रखे हुए कुछ सोच रहा था। इसका चेहरा बहुत जर्द था, रुखसारों के करीब पीला और थोड़ी के करीब मटीला सा था। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने उनके चेहरे की हड्डियों पर खाल के बजाय मैले मैले पीले पीले कागज तराश के मुड़ दिए हों। मैं इसके चेहरे को गौर से देखने लगा। असिस्टेंट ने प्याली से निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और हाथ के इशारे से मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा। मैंने पूछा, सेठ कहाँ है? वो बोला, सेठ अपने दूसरे दफ्तर गया हुआ है। और मैनेजर कहाँ है? मैनेजर सेठ के तीसरे दफ्तर गया है। तो मुझे यहाँ 4थी मंजिल पर किस लिए बुलाया है? मैंने जरा गुस्से में तेज होते हुए कहा। असिस्टेंट ने चाय का आखिरी घूंट भी निगल लिया। आहिस्ता से बोला, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैनेजर अभी आता होगा, बात कर लेना। मैं एक कुर्सी पर 10:30 बजे से लेकर 1:45 बजे तक बैठा रहा।
पहले मैंने सोचा कि किसी शीशे का टुकड़ा लेकर सारे रोगन को उतार ही दूं, जो मैंने इतनी मेहनत से इस फर्नीचर पर चढ़ाया था। फिर मैंने सोचा कि अपने हाथों से असिस्टेंट के नकली चेहरे से पीले पीले कागजों के टुकड़ों को उतारता जाऊं कि अंदर की हड्डी नंगी हो जाए। मैंने सोचा मैनेजर को जान से मार देना बेहतर होगा। बहुत देर तक सेठ के लिए सजा सोचता रहा। आखिर ख्याल आया कि इसके सारे जिस्म पर भी नंबर की मोटी रेगमाल फेर दूं ताकि इसकी सारी खाल उधड़कर नंगी हो जाए। पर मैनेजर आ गया। मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा काम हो गया है, मगर चेक मिला है 100 रुपये का और अब 1:45 बज चुके हैं और 2 बजे तक बैंक बंद हो जाता है और बैंक यहाँ से 2 मील दूर है और कल छुट्टी है और परसों इतवार है। मैंने मायूसी से कहा, जी हाँ। मैनेजर मुसर्रत से हाथ मिलाते हुए बोला। मैंने बेहद रुखाई से कहा, अच्छा चेक मुझे दे दो। 5 मिनट और चेक लेने में गुजर गई, क्योंकि चेक पर मेरा नाम गलत लिखा हुआ था। मोहम्मद शफी के बजाय मोहम्मद रफ़ी लिखा हुआ था। चेक मैनेजर ने कहा, बड़ी गलती हो गई, मोहम्मद शफीक लिखते लिखते मोहम्मद रफ़ी लिखा गया, मगर कोई हर्ज नहीं, अब तुम सोमवार को आके नया चेक ले लेना। मैंने कहा, मगर ये बियरड चेक है, नाम की गलती से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे नाम की रसीद ले लो और मुझे चेक दे दो। सोमवार को मैं कहाँ आऊँगा, कहीं और धंधा करूँगा। अच्छा ले जाओ, मैनेजर ने रुकते रुकते कहा। चेक लेकर बाहर आया तो 2 बजने में 2 मिनट थे। किसी सूरत पैदल चल के बैंक नहीं पहुंच सकता था। 100 रुपये का चेक मेरे हाथ में था, मगर अभी कागज का पुर्जा था। उसे स्वरूपों में तब्दील करने के लिए बैंक तक पहुंचना जरूरी था। 2 बजे से पहले सिर्फ एक ही सूरत हो सकती थी। मैंने फैसला कर लिया और चला। बाहर चलकर मैंने कहा, टैक्सी। पीली छत और शाह जिस्म वाली जूम से मेरे करीब आकर रुक गई। मैंने अंदर बैठते हुए कहा, कालबा देवी रोड के नाके पर चलो और जरा तेज चलो। जब कालबा देवी नाके पर पहुंचा तो 2 बज चुके थे, पर बैंक कालबा देवी रोड पर नहीं था। 2-1 दुकानदारों से पूछा, किसी को इतनी फुर्सत नहीं थी। कोरिया में जंग तेज थी, भाव भी तेजी पर जा रहे थे। किसको वार्निश करने वाले के स्वरूपों की फिक्र थी। हारकर मैंने एक पंजाबी हारमोनियम बनाने वाले दुकानदार से पूछा, आइए आइए, क्या चाहिए आपको। सरदार ने अपनी इस आरी को छोड़कर, जिससे वो लकड़ी काट रहा था, मुझसे मुस्कुराकर कहा। मैंने कहा, सरदार मुझे बाजा नहीं चाहिए, मर्केंटाइल बैंक का पता चाहिए। चेक पर तो लिखा है कालबा देवी रोड और यहाँ कहीं मिलता नहीं। सरदार जी ने मुस्कुराकर कहा, ओए बादशाहो, वो बैंक साथ वाली गली में है। इधर से घूम क्रिस्टा बाजार से इस तरफ पुराने चांदी वाले मंदिर के पास। मैंने सरदार जी का शुक्रिया भी अदा नहीं किया, भागा वापस टैक्सी के पास। जब बैंक में पहुंचा तो 2:04 थे। असूलन मेरा चेक क्लर्क को नहीं लेना चाहिए था, मगर मालूम होता है कि क्लर्क चेक पढ़ने के अलावा चेहरा पढ़ना भी जानता था। उसने खामोशी से चेक मुझसे ले लिया, फिर उल्टा करके देखा। मुझसे कहने लगा, इस पर दस्तखत कर दो। मेरा नाम शफी था, लेकिन मैंने मोहम्मद रफ़ी लिखा। ये मोहम्मद रफ़ी कौन था, यहाँ कैसे आया था, कब पैदा हुआ, उसकी सूरत कैसी थी, इसके माँ बाप कौन थे, कौन जानता है। कुछ जिंदगानियाँ ऐसी होती हैं जो चेक पर लिखी जाती हैं और चेक पर ही काट दी जाती हैं। मैं टैक्सी वाले का चुकता करने लगा। टैक्सी छोटी थी, इसलिए मीटर बड़ा नहीं। टैक्सी बड़ी होती तो 5-7 रुपये खुल जाते। मैंने खुशी से इत्मीनान का सांस लिया। इतने में
किसी ने आके मेरे शाने पर जोर से हाथ मारा और कहा, ओए मेरे यार, बड़े टैक्सी में घूम रहे हो आज। मैंने घूम कर देखा। मेरा दोस्त इस्फाक था। इस्फाक बड़े खुले दिल का आदमी था। वो खुद तो अब्दुल रहमान स्ट्रीट के अंदर एक तंग से कमरे में रहता है और वही धंधा करता है जो मैं करता हूँ, यानी वर्निश का और पुराने फर्नीचर को फिर से नया कर देने का। लेकिन इसकी महबूबा मोहम्मद अली रोड और कराफोर्ड मार्केट के नाके पर एक अच्छे होटल में रहती है। मैंने देखा, बड़ी खूबसूरत औरत है और बड़े बड़े सेठों के पास जाती है। ये इस्फाक इससे पहले उसके पास ड्राइवर था। इस्फाक को यह काम पसंद नहीं आया और वो इससे अलग हो गया। वो औरत इसको बहुत पसंद करती है, ये भी इसको चाहता है, मगर वो इसको अपने धंधे पर लाना चाहती है और ये उसको अपने तरीके पर रखना चाहता है। दोनों में हमेशा लड़ाई होती है। ये उससे 10-12 रोज नहीं मिलता, फिर वो इससे मिलने आती है और ऐसे ही ये चक्कर चलता रहता है। कभी कभी इस्फाक जब कोई मोटी रकम कमा लेता है तो उसे जाकर दे आता है और उसे एक लेक्चर भी झाड़ आता है। मगर जिस औरत के पास अच्छा होटल होगा, अच्छी जवानी, सेहत और खूबसूरती होगी और सोने चांदी वाले सेठ होंगे, वो वार्निश करने वाले इस्फाक की बात क्यों सुनने लगी? सोचने की बात है यारो। मैंने इस्फाक से पूछा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाओगे? वो बोला, अब भूखा तो मैं भी हूं, चलो फिरोजे कबाब की दुकान पर। फिरोजे कबाब की दुकान से फारिग होकर इस्फाक ने मुझसे 10 रुपए उधार लिए और अपने रास्ते पर चला गया। मुझे इस्फाक बहुत पसंद है। इसके पास हो तो ना नहीं करेगा, सबको खिलाएगा पिलाएगा, और जब पैसे नहीं होंगे तो मेरे सिवा किसी से कर्ज नहीं मांगेगा। भूखों मर जाएगा मगर किसी से उधार नहीं लेगा। ऐसा दोस्त जो दुनिया में मेरे सिवा किसी से उधार ना ले, कहाँ मिलता है? मुझे इस्फाक की दोस्ती पर फक्र है। मैं जब भी इस्फाक से मिलता हूँ, एक अजीब सी खुशी और लापरवाही, बच्चे की सी मुसर्रत महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे दिल में कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, जैसे सारी दुनिया खिलौनों से भरी पड़ी है और इसके सारे बाजार मेरे लिए सजे पड़े हैं। बाज आदमियों में कुछ ऐसी ही बात होती है। इस वक्त इस्फाक से मिलकर मेरा जी हल्का फुल्का हो गया। मैंने कराफोर्ड मार्केट से 2 सेब खरीद कर खाए, एक भिखारी को 2 आने दिए और वहां से चलता बोरी बंदर आ गया। जेब में रुपए थे और अभी घर जाने को भी जीना चाहता था, इसलिए बोरी बंदर से हॉर्नबी रोड पर हो गया। हॉर्नबी की दुकानें मुझे बहुत पसंद है, खास तौर पर उनके नुमाइशी दरीचे में आईने लगे हुए हैं और नियोन की रोशनियां और कद्दे आदम कांच की बड़ी बड़ी शफाक शीलों के पीछे कैसी कैसी खूबसूरत चीजें पड़ी हुई हैं। खूबसूरत टाइयां, मोजे, जुराब, पतलून के कपड़े, मफलर, जूते। हर हफ्ते इन दरीचों के अंदर खूबसूरत चीजें बदल जाती हैं और पुराने डिज़ाइनों की बजाय नए डिज़ाइन आ जाते हैं। शाम को घर आने से पहले मैं अक्सर हॉर्नबी रोड के नुमाइशी दरीचे देखा करता हूँ। जेब में पैसे हों या ना हो, इससे कोई गरज नहीं। मैं अक्सर अपना काम ख़त्म करके बोरी बंदर जाने के लिए हार्नबी रोड से गुजरता हूँ और एक दरीचे से नाक रगड़कर अंदर की खूबसूरत चीज़ें देखा करता हूँ। इसमें मुझे इतना लुत्फ़ हासिल होता है जितना बचपन में नए खिलौने देखकर हासिल होता था। मैंने जेब में हाथ डालकर नए नए करकरारे नोटों को थपथपाया और बड़ी शान से एवान एंड फ्रीजर के नुमाइशी दरीचों के सामने आ खड़ा हुआ। आह, किस कदर खूबसूरत कमीज थी, बादामी रंग की। साफ शफाक कमीज पर नील यावर सुर्ख धारियां। मेरा तो जी मचल गया।
मैंने अपनी कमीज के फटे हुए कॉलर को सहलाया। इस नीली और सुर्ख रंग की धारीदार कमीज को पहनकर मैं कैसा दिखाई दूंगा। मैंने तकियुल में अपने आप को कमीज पहनकर कद्दे आदम आईने के सामने देखा। वाह, क्या ठाठ थे। और कमीज के दाम थे सिर्फ 30 रुपये। इससे 3 गुने रुपए उस वक्त मेरी जेब में थे। मैं कमीज खरीद सकता था, मगर कुछ और बेहतर देखने की खातिर आगे चला गया। अगले दरीचे में खूबसूरत साबुन थे, झाग वाले, स्पंज और तौलिए, जिन्हें देखकर खुद ब खुद नहाने की ख्वाहिश पैदा होती थी। ये सब मैं खरीद सकता था। इससे अगले दरीचे में मर्दों के लिए शब खवानी के गाउन थे, भड़कीले रेशमी मुनक्कश गाउन, जिन्हें पहनकर वार्निश वाला भी मिस्र का पाशा मालूम हो। 70 रुपये का गाउन, और इससे ज़्यादा रकम मेरे पास थी। मैंने इस गाउन को अपने तख्युल में पहना और एक ईरानी गालीचे पर उड़ता हुआ दूर चला गया। हवा साफ थी। मेरे नीचे खूबसूरत बागों वाली ज़मीन घूम रही थी और हरी हरी दोआब में एक छरहरी नाजुक इंदाम नदी एक पहाड़ी हसीना की तरह धूप सेक रही थी। मैंने इस गालीचे को इस नदी के किनारे उतरने का हुक्म किया। गालीचा नदी के किनारे उतर आया और खुद ब खुद कहीं से एक सुराही आ गई और एक मरमरी हाथ और 2 आंखें, एक हसीन चेहरा। फिर मुझे किसी ने टोहकर बड़े ही सख्त लहजे में कहा, आगे बढ़ो, किसी और को भी देखने दो। आधे घंटे से यहीं खड़ा है, न लेना न देना। मैंने मुस्कुराकर एवान एंड फ्रीजर के वर्दी पोश गुलाम की तरफ देखा जो मुझे डांट रहा था और आगे चल दिया। बेचारे को मालूम था कि मेरे पास एक उड़ने वाला ईरानी गलीचा है और जेब में 70 रुपये से भी ज़्यादा की रकम है। मैं इस वक्त अंदर जाके इस गाउन को खरीद सकता हूँ, मगर मेरा जी नहीं माना। हारून भी रोड पर इससे बेहतर भी कोई चीज होगी। आगे चलकर देखा जाए, इस वर्दी पोश गुलाम को तो किसी वक्त भी शिकस्त दी जा सकती है। आगे चलता चलता बहुत सी दुकानें देखता भालता मैं जगदम्बा लाल पायल की दुकान पर पहुंच गया, जहां नुमाइशी दरीचे में कैमरे पड़े थे जिन्हें मैं खरीद सकता था। कैमरे खरीद के मैं इन फर्नीचरों की तस्वीर ले सकता था जो पुराने थे। मैंने सोचा, ये कैमरा लेकर मैं इसफाक के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, चल आज तेरी और तेरी महबूबा की इकट्ठी तस्वीर ले लेंगे। मैंने अपना ईरानी गलीचा मंगवाया और कैमरा हाथ में लेकर सारे जहान के खूबसूरत मुनाजिर की तस्वीरें उतारने लगा। कैमरे के साथ जादू बैन पड़ी थी, जिसमें देखने से तस्वीरें बिल्कुल अपनी गहराई के साथ नजर आती हैं, यानी जैसे आदमी बिल्कुल आपके सामने चल फिर रहे हैं और मकान आपके सामने हूबहू खड़ा है जैसे आपका हो। तस्वीर अपनी लंबाई चौड़ाई और मोटाई के साथ इतनी अच्छी दिखाई देती है कि सिनेमा में भी इतनी अच्छी मालूम नहीं होती। बचपन में एक बुढ़िया एक बड़ी सी जादू बैन हमारे मोहल्ले में लाया करती थी और हम लोग एक पैसा देकर तमाशा देखते थे। इस जादू बैन को देखकर मेरा दिल खुशी से कांपने लगा और दुकान के अंदर दाखिल हो गया। काउंटर पर मैंने एक नौजवान से पूछा, ये जादू बैन कितने की है? 35.5 रुपये। नौजवान बड़ी खूबसूरत कमीज पहने था। उसके बाल घुंघराले और पीछे को घूमे हुए रोशनी में नए फर्नीचर के वार्निश की तरह चमकते थे। इसके होठों पर भी जवानी की वार्निश थी। इसके लबों पर एक मगरूर मुस्कुराहट थी जो सिर्फ चेक लिखते वक्त पैदा होती थी। उसने मेरी तरफ निगाह उठाकर एक खूबसूरत लड़की की तरफ देखा जो अभी अभी दुकान में दाखिल हुई थी। वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया और एक मैले मैले चेहरे वाला नाआसूदा गुजराती जो गालिबन उसका असिस्टेंट था मेरी तरफ आ गया। मैंने देखा कि इसके चेहरे का वार्निश जगह जगह से उखड़ा हुआ है
और उसने मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं की। मैंने कहा, जादूबैन मुझे दिखाओ। उसने जादूबीन में एक मुदव्वर फीता रखकर मेरे हाथ थमा दिया और मुझसे कहा, इसे घुमाते जाओ, यूं स्विच दबाकर। नई नई तस्वीरें तुम्हारे सामने आती जाएंगी। मैंने बटन ऑन किया। टार्जन हाथी पर सवार सामने से चला रहा था। मैंने बटन दबा दिया। टार्जन आबशार में छलांग लगा रहा था। नीचे मगरमच्छ कितने खौफनाक मालूम हो रहे थे। मैंने बटन दबा दिया। फूलों के गजरे, फूलों के हार और फूलों के लहंगे पहने हुए हवाई जजीरे की लड़कियां नाच रही थीं। मैंने बटन दबा दिया। साहिल की रेत पर शराब, फल और बिस्कुट और खाने की चीजें एक शफाक तस्तरी में पड़ी थीं और एक औरत रेत पर आंखें बंद किए बैठी थी। इसका मुंह मेरे इस कदर करीब था कि मैंने जल्दी से बटन दबा दिया। ईरानी गालीचा जमीन पर आ गया। मैंने गुजराती खारिश जदा क्लर्क से कहा, ये जादूबैन तो बहुत अच्छी है। मेरे बचपन की जादूबैन से 1000 दर्जे बेहतर। कितने में दोगे? वो मुस्कुराए बगैर बोला, 35.5 रुपए की जादूबैन आती है। मुद्दों रंगीन तस्वीरों वाले फीते 1 दर्जन उसके साथ लेने पड़ेंगे। 10 रुपए के ये होंगे, सेल्स टैक्स इसके अलावा। 50 के ऊपर रकम जाएगी। मैं जेब में हाथ डालकर 10 के नए करकरारे नोटों को थपथपा रहा था। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि इससे पहले मेरे दिल में जादूबैन के सिवा और कोई तस्वीर ना थी। लेकिन नोटों को हाथ लगाने से एकदम मुझे धचका सा लगा और बहुत सी तस्वीरें बटन दबाए बगैर मेरे सामने घूम गई। एक बच्चा फटी हुई कमीज पहने गली के फर्श पर बैठा है और रो रहा है। मैंने पहचाना, मेरा बच्चा था। एक औरत की सलवार का पायचा दूसरे पायचे से ऊंचा है। इसकी ओढ़नी से इसके सर के उलझे हुए बाल बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे। मैं समझ गया कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है। इसकी सूरत हर लम्हा बदलती जाती है। इसका गुस्सा हर लम्हा बढ़ता जाता है। कभी ये मालिक मकान का मैनेजर बन जाता है, कभी दूध वाले सेठ का नौकर, कभी बिजली वाली कंपनी का ओहदेदार, कभी पानी वाले दफ्तर का। मैंने बटन दबा दिया। अब मेरे सामने घर के फर्श पर एक खाली तस्तरी पड़ी थी, जिस पर एक गिलास औंधा पड़ा हुआ है। नोट मेरी जेब से बाहर निकले, फिर वहीं हाथ रह गए। खूबसूरत क्लर्क खूबसूरत लड़की को कैमरा बेचकर काउंटर पर वापस आ गया। मैं जल्दी से घूमकर दुकान से वापस जाने लगा। बाहर जाते जाते मैं जानता था कि वो क्लर्क अपनी बेहतरीन वार्निश शुदा मुस्कुराहट से मेरे फटे हुए कॉलर देख रहा है, मेरी खाकी जैन की पतलून देख रहा है, जिसकी पीठ में 2 जगह टुकड़े सिले हुए हैं। मुझे मालूम था कि वो मुझ पर हंस रहा है। मैंने अच्छी तरह दांत पीस लिए, अच्छी तरह जेबों में हाथ डालकर नोटों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और नुमाइशी दरीचों से निगाह उठाकर सीधा बोरी बंदर की तरफ चलने लगा। चलते चलते महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझसे शदीद धोखा किया है। किसी ने मुझे 100 रुपये देकर 200 छीन लिए हैं। इसके साथ ही मेरा ईरानी गालीचा और जादूबैन भी छीन ली है। किसी ने जोर से मेरे मुंह पर चपत मारी है। किसी ने मेरे हर नोट पर लिख दिया है, तुम्हारे लिए नहीं। मेरे कदम भारी होते गए और मैंने महसूस किया कि मेरी मेहनत का हर नोट उदासी की एक लंबी जंजीर है, जिसे मैं खुद अपने हाथों से खींच रहा हूँ। बोरी बंदर पहुंचकर यकायक मैंने फैसला किया कि मैं आज गाड़ी से अपने घर वापस नहीं जा सकता। आज पैदल ही बोरी बंदर से साइन जाऊंगा।
बहुत रात गए मैं थका मांदा अपने घर लौटा। मेरी बीवी मुतफ़िकर थी और मेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब उसने नोट देखे तो खुश हो गई, इसलिए वो मेरी उदासी का मतलब ना समझ सकी। बोली, लेकिन यह क्या बात है? तुम आज खुश होने की बजाय उदास हो। मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा, जाने मन, आज मुझे पता चला है कि ये दुनिया बूढ़ी हो चुकी है और मुझे ऐसी दुनिया चाहिए जो बच्चों की तरह मुस्कुरा सके। वो बोली, मैं नहीं समझी, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, जाने मन, मैं कह रहा हूं कि अब पुराने फर्नीचर पर वार्निश करने से काम नहीं चलेगा, अब नया फर्नीचर लाना होगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।